एंड हेलो एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल SBM स्टडी ग्रो में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की आपकी क्लास साइंस की होने वाली है। यानी आप सभी को हेडिंग दिख रहा होगा, क्या है? विज्ञान के प्रमुख शब्द। ठीक है, तो इसकी बात कर ले तो विज्ञान के प्रमुख शब्द क्या होते हैं? निम्नलिखित होते हैं, जिनमें से पहला क्या है आपका? आवृत्ति। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि एक सेकंड में किसी कण द्वारा किए गए पूर्ण दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? उस कण का आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसकी बात कर ले तो इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। एन से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला की बात कर ले तो एन इक्वल टू क्या होता है? एन बराबर 1/t, मतलब टी मतलब आवर्तकाल। ठीक है, और इसका एसआई मात्रा की बात कर ले तो इसका एसआई मात्रा हर्ट्ज जो होता है, क्या होता है? हर्ट्ज, मतलब कि एच जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, हर्ट्ज को। चलिए नेक्स्ट आता है आपका वेव। क्या आता है? वेव। तो वेव की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो इसके बीच की इस तरह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गमन करेगा, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वेव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट आता है आपका तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। मतलब क्या कि यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसको किसी से सूचित करते हैं तो लैम्डा से सूचित करते हैं, यानी उल्टा वाई से। ठीक है, इसका एसआई मात्रा की बात कर ली जाए तो इसका एसआई मात्रा एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम आप इस तरह से लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आपका आता है ध्वनि। 4 नंबर क्या है? ध्वनि। तो ध्वनि की बात कर ले तो ध्वनि क्या हिंदी इंग्लिश क्या होता है? साउंड। तो साउंड क्या है तो इसको जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि हम लोग अपने कान से जो भी कुछ सुनते हैं उससे ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। मतलब कि कोई भी आवाज हम लोग सुनते हैं उससे क्या कहेंगे? ध्वनि। नेक्स्ट आपका क्या आता है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि की इंग्लिश में बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं? इको। इसका आप परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि किसी विस्तृत स्रोत से टकराकर पुनः ध्वनि वापस सुनने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। मतलब कोई भी आवाज एक बार से अधिक सुने जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी इको कहते हैं। जैसे में कोई साउंड बजता है तो कभी काल होता है क्या है कि एक बार की आवाज क्या 2-3 बार बोलते हैं लगातार, तो वे क्या है? इको है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट आपका आता है 5 नंबर तो हो गया। 6 नंबर आपका आता है भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह वह परिवर्तन है जो को पदार्थों की अवस्था कुछ समय के लिए क्या करता है? कुछ समय के लिए बदल देता है, बदल जाता है तथा पुनः वह अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसे ही क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज बनता है और फिर उसको बिगाड़ने के बाद फिर वो अपने पहले की अवस्था में आ जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में लेते हैं हम लोग, जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यानी एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि ईंट से मतलब कि मिट्टी से ईंट से क्या होगा? ईंट से मिट्टी का बनना। क्या होगा? ईंट से मिट्टी का बनना। तो ईंट को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मिट्टी। ठीक है, मिट्टी का बनना। अब चलिए, अब हम लोग मिट्टी को फिर हम लोग इकट्ठा करेंगे तो आकृति के तौर पे बनाएंगे तो क्या बनेगा? ईंट। मतलब क्या कि जो चीज तोड़ने के बाद पहले की अवस्था में आ जाए उससे ही क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पानी को अगर हम लोग गर्म करते हैं, भले पानी को हम लोग जमाएं, मतलब कि उसको जमाएंगे तो क्या हो जाएगा? बर्फ बनेगा। क्या होगा? बर्फ। पानी से बर्फ का बनना। क्या होगा? पानी से बर्फ का बनना। ठीक है, और फिर हम लोग बर्फ को मतलब क्या करेंगे, और जब बर्फ गलेगा तो क्या बन जाएगा? पानी। माने पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से पानी। तो इस तरह के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आपका रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं। क्या होते हैं? हमेशा के लिए बदल जाते हैं
और वह अपनी पहले की अवस्था में नहीं लौट पाती है, इसी क्रिया को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में आप ले सकते हैं इसका एग्जांपल, जैसे में आप ले सकते हैं कि दूध से दही का बनना, क्या होगा, दूध से दही का बनना। तो दूध से दही बन जाएगा, तो अगर हम लोग कितना भी प्रयास करें दूध बनाने के लिए, क्या बन पाएगा फ्रेंड्स? नहीं बन पाएगा। तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे में कि दूध से किस चीज़ का बनना, दूध से पनीर का बनना। अगर मान लीजिए दूध से अगर हम लोग पनीर बना देते हैं या कोई घी बना देते हैं या मक्खन बनता है, तो फिर उससे हम लोग चाहें कि फिर उसको दूध बना देते, क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। दूध से पनीर या मक्खन का बनना, ठीक है, पनीर या मक्खन का बनना, सब क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट अब आता है द्रवण। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। आप लिक्विफिकेशन की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि किसी ठोस द्रव को द्रव के रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रवण कहते हैं। मतलब क्या कि कोई चीज ठोस है, वो सीधे सीधे किसी में बदलेगा द्रव के रूप में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रवण कहते हैं। जैसे में इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे में बर्फ, क्या लिखते हैं? बर्फ। बर्फ को हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो क्या किस चीज में बनेगा? बर्फ से पानी का बनना, यानी द्रव में बदलेगा, पानी का बनना, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? द्रवण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्वथनांक। क्या आता है? क्वथनांक। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि जिस निश्चित तापक्रम पर कोई द्रव उबलता है उसे क्या कहते हैं? द्रव का क्वथनांक कहते हैं। मतलब कोई भी चीज यानी तापक्रम पर उबलता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे में आप इसका बात कर ले, तो जैसे में बात करें तो जैसे पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? उबलेगा, यानी वो भी क्या हो जाएगा? द्रव की अवस्था में होकर उबलेगा। चलिए नेक्स्ट एक और लेते हैं दूध। तो दूध को भी गर्म करेंगे तो भी क्या होगा? उबलेगा, यानी इसका भी बॉइलिंग पॉइंट होगा। उबलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? क्वथनांक कहते हैं। इतना आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है 10 नंबर। क्या है? अयस्क। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओडस। तो ओडस की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह वह पदार्थ है जिससे किसी धातु का निष्कर्षण होता है, उसे ही क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब हुआ कि इसमें किसी धातु का क्या होगा? एंट्री होना। मतलब क्या है? जैसे पानी को हम मिलाते हैं चीनी के साथ, पानी को चीनी के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे। तो मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? अयस्क कहते हैं, यानी ओडस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका आता है 11 नंबर। क्या है? ऊर्ध्वपातन। इसको हम लोग इंग्लिश में बात कर ले सब्लिमेशन कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि वह रासायनिक क्रिया, क्या? वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर द्रव के बिना बदले सीधे गैस की अवस्था में बदल जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहने का मतलब किसी भी चीज को हम लोग गर्म करते हैं, वैसा पदार्थ जिसको गर्म करने पर वो द्रव के रूप में ना बदले, डायरेक्ट किस चीज में बदल जाए? गैस के रूप में, उसी को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं, जैसे में जल, पानी को लेते हैं। पानी क्या है? पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो डायरेक्ट किस चीज में निकलता है? गैस, यानी O2 में डायरेक्ट बदलता है। तो H2O को गर्म करते हैं तो किस में निकलता है? H2O प्लस O2 निकलता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है? हवा में चले जाता है, दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे गैस हो जाता है, दोनों क्या किस चीज में चले जाते हैं? हवा में। तो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में बदल जाते हैं। तो इसी को गैस में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। चलिए आपका नेक्स्ट है आपका उत्प्रेरण। क्या है? उत्प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं कैटेलाइसिस। परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि जब कोई बाहरी पदार्थ प्रतिक्रिया की गति को अधिक या कम करती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। और इसके बाद आता है, इसी में आता है आपका उत्प्रेरक। जो स्वयं में क्या होता है? अपरिवर्तित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। और जो घटते बढ़ते रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे मैं सब एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपकी शिक्षक
आपको पढ़ाने का काम करते हैं। मतलब क्या कि आपको पढ़ा कर आगे बढ़ाने के काम करते हैं। अगर वो चाह रहे हैं आपको बढ़ाने के लिए तो बढ़ा सकते हैं, अगर वो चाह रहे हैं नहीं बढ़ाने के लिए तो नहीं बढ़ाएंगे। तो ये आपके शिक्षक पे डिपेंड पड़ता है। तो इसी यानी उन्हीं पे डिपेंड पड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे, उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कैटालाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 13 में, क्या है, ऑक्सीकरण। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑक्सीडेशन की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग मतलब जुटना तथा हाइड्रोजन का हटना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब क्या, ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझेंगे जैसे क्या कि इसमें ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा। तो C+O2, C से कार्बन और O2 से ऑक्सीजन, जब इन दोनों आपस में जुटेगा तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी क्या हो जाएगा, गैस बनेगा। ठीक है, ये गैस क्या हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। यानी इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुटना हो गया। तो यानी ऑक्सीजन का जुटना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सल्फर। इससे क्या होता है, सल्फर यानी गंधक का सूत्र है और प्लस क्या है, ऑक्सीजन है मतलब O2। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, SO2, मतलब क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन का जुटना है। तो ये किस में चला आया, आपका ऑक्सीकरण में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है, अवकरण। इसके इंग्लिश में क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिडक्शन का परिभाषा इसका ठीक अपोजिट चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का हटना तथा हाइड्रोजन का जुटना ही रिडक्शन कहलाता है। इसका दूसरा नाम होता है अपचयन और इसका दूसरा नाम होता है उपचयन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बाद आप यहाँ तक समझ चुके होंगे रिडक्शन तक। अब आपका आता है 15 नंबर, सजीव। क्या आता है, सजीव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स। तो चलिए लिविंग थिंग्स के बारे में समझते हैं। इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, मतलब वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है उसे क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। मतलब जिसमें जीवन रहेगा उसे ही क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। ठीक है, जैसे में आप ले सकते हैं जीव जंतु। क्या लिख सकते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे etc। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका निर्जीव। इसको बोलते हैं नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग की परिभाषा आप इसके ठीक अपोजिट चलेंगे कि वे सभी वस्तुएं जिसमें जीवन का कोई लक्षण नहीं होता है उसे ही क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। निर्जीव में क्या होता है, कोई जीवन का लक्षण होगा ही नहीं, तो इस वस्तु को क्या कहेंगे, निर्जीव कहते हैं। जैसे में आप लकड़ी ले सकते हैं। क्या है, लकड़ी में कोई जीवन नहीं होता है। ठीक है, पत्थर ले सकते हैं, पत्थर में कोई इसमें जीव जंतु जीवन नहीं होता है। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, जैसे कि लोहा ले लिए। इसमें क्या है, कोई जीव जंतु नहीं है, इसलिए इसमें ऐसा कोई लक्षण नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निर्जीव। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद आता है आपका आता है 17 नंबर आता है आपका कोशिका यानी सेल। तो सेल की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि किसी भी सजीव प्राणी के रचनात्मक, क्रियात्मक तथा अनुवांशिकी इकाई को ही सेल कहते हैं। यानी रचनात्मक, क्रियात्मक तथा अनुवांशिकी इकाई को ही क्या कहेंगे, सेल कहते हैं। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। जैसे कि जितने भी हम लोगों के त्वचा में जो हम लोग अपने आंखों के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, वो हमारे शरीर में कितने क्या रहते हैं, सेल रहते हैं। सेल के माध्यम से हमारे शरीर में क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ठीक है, तो अब चलिए ऊतक 18 नंबर क्या है, ऊतक। तो ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू का परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को जो उत्पत्ति में समान हो तथा जो विशेष कार्य करता हो उसे ही क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। मतलब बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक। और ऊतक क्या होना चाहिए, जो विशेष कार्य करना चाहिए, कि क्या विशेष कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊतक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका आता है नेक्स्ट आता है 19 नंबर। 19 नंबर क्या है, मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी। क्या है, ह्यूमन बॉडी। तो इसको आप समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका परिभाषा आप इस तरह दे सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका यानी सेल होती है। ठीक है, बहुत से कोशिका मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं, ऊतक बनते हैं। ठीक है, और ऊतक से क्या बनते हैं, अंग। क्या बनते हैं, अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र यानी मनुष्य का शरीर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी
कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बन गए, ऊतक। और ऊतक से किस चीज का निर्माण होता है, अंग का। और अंग से किस चीज का निर्माण होता है, अंग तंत्र का। मतलब अंग में आपका पैर, हाथ, गोड़, नाक, मुंह, कान, ये सब क्या है, अंग है। तो बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र, यानी बॉडी, मनुष्य का पार्ट, यानी ह्यूमन बॉडी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सीरा। सीरा को क्या बोलते हैं हम लोग, नस। सीरा का हो या नस, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेन। तो वेन की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि यह अशुद्ध रक्त, यानी रक्त मीन्स होता है खून, खून को तंतुओं से हृदय में लाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वेन कहते हैं। मतलब कि सीरा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हार्ट हुआ, यानी कि हृदय हुआ, ना हृदय इस तरह, यानी ये क्या है आपका हृदय है। ठीक है, यानी कि हृदय में क्या होगा, इस तरह से, इधर से आपका आता है, इधर के रास्ते से आता है आपका क्या आता है, सीरा। मतलब सीरा क्या है, इसमें इधर से आपका अशुद्ध रक्त आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिफ्रेश होता है। मतलब क्या, रिफ्रेश मतलब कि उसमें क्या होता है, रिफ्रेश मतलब का रिफाइन होता है। रिफाइन होने के बाद क्या होता है, इस रास्ते से धमनी, इस रास्ते से क्या होता है, शुद्ध, माने इसमें है जो ब्लड आता है वो अशुद्ध होते हैं। और इस हार्ट में आने के बाद क्या, इस हार्ट में आने के बाद इसमें क्या होता है, उसमें का रिफाइन होता है। रिफाइन होने के बाद उसको अशुद्ध से शुद्ध में परिवर्तित कर दिया जाता है। और शुद्ध होने के बाद क्या होता है, धमनी के रास्ते पूरे बॉडी में रक्त का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है। ठीक है, पूरे बॉडी में रक्त फैल जाते हैं और पूरा शरीर का बॉडी क्या करते हैं, पार्ट काम करना शुरू कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है धमनी। धमनी को बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी। आर्टरी को धमनी का इंग्लिश क्या होता है, आर्टरी। तो चलिए अब धमनी के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो धमनी ठीक इसका अपोजिट है, किसका, तो वेन का। किसका अपोजिट है फ्रेंड्स, तो वेन का अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। तो धमनी की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, यह शुद्ध खून को हृदय से पूरे शरीर यानी पूरे तंतुओं तक ले जाने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। माने इस रास्ते से, किसके रास्ते, ये इधर से आता है आपका वेन। मतलब क्या, इधर से आएगा आपका वेन और इधर से आपका ले जाएगा आर्टरी। क्या हो जाएगा, आर्टरी। मतलब क्या, धमनी। धमनी के रास्ते कहाँ जाता है, पूरे शरीर में। पूरे शरीर से खून किस में चला जाता है, सीरा के माध्यम से, किस में, हार्ट में। हार्ट क्या करता है, उसको रिफाइन करता है। रिफाइन करने के बाद, इस तरह से करने के बाद इसमें क्या आता है, निकल जाता है। फिर पूरे शरीर में जो ब्लड होते हैं क्या होते हैं, पूरे शरीर में फैल जाते हैं। फैलने के बाद सारे जो भी शरीर के अंग होते हैं, सारे शरीर के अंग क्या होते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद आता है आपका 22। रक्तदान का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य जब अपना रक्त को दूसरे मनुष्य में प्रवेश कराना ही क्या कहलाता है, रक्तदान कहलाता है। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है, वो अपना ब्लड यानी मेडिकल के माध्यम से क्या करते हैं, ब्लड को स्वस्थ व्यक्ति क्या करते हैं लोग, बेचते हैं लोग। तो ये जो ब्लड बिकता है, बिकने के बाद क्या होता है, इससे दवाई यानी केमिकल मिलाकर इसको स्वस्थ व्यक्ति, मतलब जो भी व्यक्ति बीमार होते हैं, जिसमें ब्लड की प्रॉब्लम होती, मतलब ब्लड नहीं होता है, उसमें क्या किया जाता है, इस ब्लड को उस मरीज के में डाला जाता है, ताकि वो भी मरीज क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड से क्या होते हैं, मरीज वाले व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में समझेंगे, तो हीमोग्लोबिन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, या इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, लाल। जो रक्त में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कहते हैं, आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं और जो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लेकर क्या करता है, मतलब कि आदान प्रदान, मतलब लेने और देने के कार्य को करता रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये किस कलर का होता है, इसका रंग लाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें विश्वास है कि आप आज की क्लास में अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आपकी क्लास आज तक की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।